अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम अभाम को ख़त्म कर दिया है जो इलेक्शंस के हवाले से सामने आ रहे थे। वो कहते हैं कि अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात, वो अपनी ही तारीख पर होंगे। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको वक्त पर करवाएं, जबकि ये फैसला मशरूत है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के साथ, जिसके बाद आम इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान किया जाएगा। एक तो ये मामला है, शहबाज शरीफ साहब ने और भी कुछ बातें की हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। कहते हैं कि इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ये आलमी मंडी के साथ रिलेट होती हैं। और चेयरमैन PTI के हवाले से भी उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि उनको गिरफ्तार करना मेरा काम नहीं है, जो इदारे हैं ये उनका काम है कि वो उनका ट्रायल किस तरह से कर रहे हैं। खैर, और भी मामलात हैं जिन पर बात करनी है। सानेहा बाजौड़ के हवाले से बात करेंगे। रात गए मौलाना फजल रहमान ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में खूब दिल की भड़ास निकाली है। कहते हैं कि जो रियासत के ज़िम्मेदार हैं, क्या वो हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार नहीं है? जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने इस बात पर जोर दिया है कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी पर काबू पाए, वरना जवाब पाकिस्तान को भी देना आता है, लेकिन ये जवाब देना पाकिस्तान की फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगा। प्लान B में उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है। फिर रात गए एक और भी वाक़या पेश आया, हम इसे वाक़या ही कह सकते हैं, मैं तो सानेहा भी कह सकती हूँ कि पेट्रोलियम प्राइसेस अचानक से बढ़ा दी गई। जब सुबह आवाम उठे, जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि हथौड़े बरस चुके हैं और ये ज़रा सी इंक्रीमेंट नहीं थी, ये इंक्रीमेंट अच्छा खासा इंक्रीमेंट था। इन तमाम मामलात पर बात करनी है। पैनल में मेरे साथ मिस सना बुच्चा हैं, नवीद चौधरी साहब हैं और जावेद इकबाल साहब हैं। तो नवीद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, वो जो एक मामला मौजूद था, जो बहस जारी थी कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे या नई मरदमशुमारी पर होंगे, क्या वज़ीर आज़म के बयान के बाद ये अभाम ख़त्म हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं, इबहम और बढ़ गया है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आज़म तो अब चले जाएंगे, हफ्ता एक रह गया। वो कहते हैं नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे, ये आज उन्होंने कह दिया। ये MQM का मुतालबा था, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो मरदमशुमारी हुई है ताज़ा तरीन जो है 2023 वाली, वो दुरुस्त नहीं है। कराची की आबादी 3 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, जबकि 1 करोड़ और गालिबन 91 लाख जो है वो इस वक्त काउंटिंग की गई है। अब आइन के अंदर एक प्रोविजन है, वो कैटेगोरिकली उसमें कहा गया है 51(3), उसमें ये कहा गया है कि जब मरदमशुमारी हो जाएगी और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसकी मंजूरी दे देगी। अच्छा, इससे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, जब मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया तो उसके बाद मरदमशुमारी को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाना, ये भी एक आइनी तकाजा है। ये हो नहीं सकता कि वो मुकम्मल हो गई है और बता दिया गया इदारे की जानिब से आपको, और आपने कहा जी मैं तो इसको किसी और जगह रख रहा हूँ। नहीं, अब जिस वक्त आप इसको ले जाते हैं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसको मंजूर कर लेती है, तो उसके बाद हल्काबंदियाँ होंगी। जाहिर है कि आबादी में फ़र्क तो पड़ा है ना। ये तो नहीं है कि जो 2017 में थी 2023 में वही है, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कह रहे। अब सेंसस चूँकि हो चुका है, उस सेंसस की बुनियाद पर नई हल्काबंदियाँ होंगी। अच्छा, फैसला इनका भी नहीं है, ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया ना कि नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। 2021 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया, जिसमें यह तय पाया कि अब मरदमशुमारी कराई जाएगी, जो ज़ाहिर है 2023 में मुकम्मल हुई है। उसमें यह फैसला कर लिया गया था कि अगले आम इंतखाबात, यानी कि 2023 में होने वाले आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराए जाएंगे। ये मैंने कहा आइनी तकाजा भी है। सही। अब हल्का बंदियाँ होनी है। मामला कहाँ चला गया? मामला चला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इलेक्शन कमीशन अब ये बताएगा कि जनाबे वाला, ये सरकारी तौर पर हमें मिल गए हैं नताइज मरदमशुमारी के, किस कस्बे में, किस शहर में कितनी आबादी है, सूबों की कितनी नशिस्तें हैं, वफाक में कितनी नशिस्तें हैं, हल्का बंदियाँ कैसे होनी हैं, वो उन्होंने तैयारी करनी है। अगर तो वो 90 दिन में कर लेंगे, जो कि मेरे हिसाब में बतौर तालिब इल्म नामुमकिन चीज़ है, तो फिर तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर वो कहेंगे कि भाई हमें तो अब ये सारा इसके लिए वक्त चाहिए, बड़ी ये हसास मामला होता है ना। देखें इसमें क्या है, 4 सूबे हैं और एक वफाकी दारुल हुकूमत है, हर जगह से एतराज़ आएगा। अभी MQM की जानब से एतराज़ तो आपको जो इसके नताइज हैं उस पर ही सामने आ गया। आगे जाके किसी एक और मेजर पार्टी ने एतराज़ कर दिया। MQM की भी आप मेजर पार्टी की नहीं, छोटी पार्टी नहीं है। ठीक है कि वो बाद रियासती उमूर की वजह से इस वक्त दबी हुई है, लेकिन उनके वोटर्स, उनकी सपोर्ट, जितनी सीटें वो ले जाते रहे हैं शहरी सिंध से, वो आपके इल्म में है सारा कुछ। अर्बन सिंध में उनकी पूरी प्रेजेंस है, तो ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
एतराज़ात किसी और तरफ से भी आ गए तो ये मामला आगे चला जाएगा। इसलिए अब मैं समझ रहा हूँ कि ये जो खदशात हैं कि आम इंतखाबात आगे जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इस वाज़े बयान के बावजूद, शहबाज शरीफ कहते रहें इजलास होगा तो देख भी लेंगे, इसकी मंजूरी भी अब देंगे, ये भी नज़र आ रहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर इन नताइज की मंजूरी भी दे देंगे, ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है सर, तो आप इलेक्शन आगे जाएंगे लग रहा आप है। ही की बात से मैं एक सवाल में सना आपकी तरफ लाना चाहती हूँ। अगर ये मामला जाता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जो कि एक आईनी तकाजा भी है, और वहाँ से इसके ऊपर कोई कंसर्न उठा दिया जाता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही कोई सवाल पैदा कर देती है, तो फिर क्या केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड हो जाएगा और आम इंतखाबात डिले हो सकते हैं? देखिए, आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के बाद तो मेरा ख्याल है ये बात अब अभाम तो नहीं है कि ज़ाहिर है इलेक्शन जो है वक्त पर नहीं होंगे। अब ये किस तरह से ये डिले होंगे, क्या ये बाइख्तियार कर दिया है हमने, जो निगरान सेटअप है उसको भी हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी ये देखना है कि ये जो मरदमशुमारी हुई है अब इस पर किसको क्या एतराज़ है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपका जो आर्टिकल 254 है वो कहता है कि आपने एक ही वक्त में तमाम मुल्क में इलेक्शन कराना है, जो कि प्रोविज़न रही है, इस बेसिस की बुनियाद रही है। जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जब असम्बलियाँ तहलील हुई तो इलेक्शन नहीं करवाए गए। यही बात थी कि एक ही वक्त पर होने हैं। अगर हल्का बंदियाँ करनी है, डी सीट करना है, कोई और किसी किस्म से मरदमशुमारी के हवाले से और सीट एडजस्टमेंट होनी है और सीट एलोकेशन होनी है, तो इसके लिए आपको सूबाई हुकूमतों को आपको ज़ाहिर है एक ऑर्डिनेंस की ज़रूरत है, जिसके लिए आपके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। तो ये काम वैसे भी अब मेरा ख्याल है पासिंग द बक तो बहुत हो गया कि यहाँ से इलेक्शन कमीशन से जी फलां जगह से फलां जगह, और इसमें एक वैसे भी आपको एक वाज़ेह तौर पर आपको एक अदालत में जाने का एक तरीका भी मौजूद है। लेकिन काउंसिल ऑफ इस्लाम जो कॉमन इंटरेस्ट है उसका ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अब ये इल्ज़ाम जो है उस पर थोपे जिसका ये कसूर है। ये सिर्फ ना देखे कि हमने इत्तफाक़ राय से ये फैसला करना है कि हमने इलेक्शन अभी कराने हैं, कि हमने मरदमशुमारी पे इस वाली कराने हैं, 2017 की मरदमशुमारी पे कराने हैं, अब किसके क्या एतराज़ात हैं। आपको इत्तफाक़ राय से अगर कोई फैसला करना है तो पहले तो उस फैसले की बुनियादी तौर पर आपको ये वजह बयान करनी पड़ेगी कि इतना डिले क्यों हुआ। अगर ये सेंसस आ गया था तो क्या ये बार बार हुकूमत को कह रही थी इलेक्शन कमीशन कि ये कर लें, और क्या हुकूमत ने नहीं सुना था? वी हैव टू पिन द ब्लेम के जहां पर जिसका कसूर है। अगर इलेक्शन नए सेंसस पे नहीं हो पाते तो इसमें किसकी फॉल्ट है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी बुनियाद पर आप इलेक्शंस को डिले नहीं कर सकते। अगर वो किसी का कसूर है या इलेक्शन कमीशन उस पर इल्जाम को उसको धरा जाए या हुकूमत को धरा जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इसको बुनियाद बना के इलेक्शन डिले नहीं कर सकते। लेकिन अगर लोग इस पर कमर कस के बैठे हैं कि हमने ये इलेक्शन डिले करना ही है, किसी भी सूरत में करना है, अब वो कह रहे हैं जी 4 से 6 हफ्ते में ये मामलात हो जाएंगे। 4 से 6 हफ्ते में कैसे हो जाएंगी? जो मतलब 2 साल में सेंसस पे ही जो सेंसस हो रहा है उस पर ही एतराज उठ रहा है, तो फिर उस मरदमशुमारी के तहत नए इंतखाबात कैसे होंगे? अगर उस पर कोई अग्री नहीं करेगा तो इंतखाबात हो भी नहीं सकते। इसलिए मेरा ख्याल है ये बहुत ही बचकाना सोच है। अगर तो ये बहुत एक सीरियस मसला है तो इस सीरियस मसले के जो जिम्मेदार हैं पहले तो उनको कटहरे में लाया जाए। उनको इस तरह अंडर द कार्पेट नहीं आप कर सकते कि नहीं जी वो तो भूल गए, उनसे हो गया, ये देर लग गई, उसमें दायरा शुमारियात ने कुछ कर दिया, फलाने कर दिया। जिसकी जिम्मेदारी बनती थी उसने वक्त पर ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, वक्त पर ये सेंसस क्यों नहीं कराए गए, वक्त पर ये मरदमशुमारी के हिसाब से सीट एडजस्टमेंट या सीट एलोकेशन क्यों नहीं की गई, सुबाई जब इख्तियारात मौजूद थे तब ये मामला क्यों नहीं उठाया गया, उस वक्त हम खामोश रहे। अब हम कहेंगे जी निगरान सेटअप आके कर ले, क्यों कर ले जी? पहले तो इल्जाम जिसका बनता है उस पर लगाया जाए। और ये मामला छोटा नहीं है, इसको छोटा बनाने की कोशिश भी नहीं की जाए, लेकिन इसको रीजन बना के इलेक्शन भी पोस्टपोन करने की जो वजह है मेरा ख्याल है उसको भी हमें बिल्कुल बाला ताक रख देना चाहिए। नॉट एट ऑल। लेकिन सरा एक और एलिमेंट है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये अभी तो हमारे सामने एक फैसला आना है काउंसिल की तरफ से जो कि नहीं आया, मगर वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट ज़रूर आ गई है कि वक्त पर होंगे। तो ये फैसला तो काउंसिल की तरफ से आना था जिसके बाद ये तय होना था कि क्या सेंसस अप्रूव हुआ है या नहीं। जावेद साहब आप क्या कहते हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखो, आज के इस बयान के बाद बात तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ गई कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होने। उसकी बुनियादी तौर पे अगर सिर्फ आप 3 इवेंट देख लेना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ का दुबई से लंदन चला जाना ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मियां साहब को पता है कि इलेक्शन हमें टाइम पे नहीं करवाने। उसकी बुनियादी वजह हम सबको पता है कि पीटीआई अभी तक कट टू साइज़ नहीं हुई है। जो पीटीआई के कायद हैं अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई है, वो इलेक्शन से बाहर नहीं हुए। यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से चीज़ों को डिले किया गया और मियां नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी को इससे ज़रूर इख्तलाफ है, मगर वो भी चाहते हैं कि टाइम पे इलेक्शन हो
लेकिन जब फैसला हो जाएगा, जिनके सहारों पे सारे चलते हैं, तो फिर सबके पाँव में सबका उनका पाँव भी आ जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आज जो पेट्रोल प्राइस है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रख लेनी चाहिए कि MQM के साथ जो हमने किया, एक तो बड़ी वजह यही है ना कि आपने पिछले 2 इलेक्शन डिले किए ही मर्दमशुमारी का नाम लिया था ना। एक तो आपने दहशतगर्दी का नाम लिया था और दूसरा मर्दमशुमारी का डिले कर करके आज जिसकी वजह से डिले किया, तो मुस्लिम लीग नून तो खुश है कि डिले हो जाए, अच्छा है। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को भी अब समझ आ जाएगी कि इस डिले का नुकसान किस किस को और होगा। और वो इलेक्शन जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तो चलो चले गए, इलेक्शन कमीशन का अपना बयान है, ऑन रिकॉर्ड है कि 3 से 4 महीने हमें डिलिमिटेशन के लिए चाहिए। तो आप खुद अंदाजा लगा ले। अच्छा, उसमें एक और चीज भी आ जानी है, MQM का मुद्दा। आप देखें कितनी ढिठाई से आपने 1,40,00,000 को 1,91,00,000 आबादी कर दी बैठे बैठाए। और यार को खुदा का खौफ खाओ कि हम कर क्या रहे हैं और अपने मुल्क को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और उनकी डिमांड क्या है कि हमारी आबादी 3 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ना, क्लैश आ गया। सो ये वो मुहरकात हैं जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने फैसले करने हैं उन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ था। और मज़े की बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ही ऑन बोर्ड हैं उस फैसले में। अगर एक आदमी मुखालफ है तो होती रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को, जो एक लूली लंगड़ी जमहूरियत के सहारे और लूले लंगड़े आइन के सहारे चल रहा है। जिस आइन का बहाना लगाकर आपने 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं कराए थे, आज आपको उसी आइन के तहत ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी और आपको माननी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान को अपने मफादात, खुदा का वास्ता, अपने जाती और सियासी मफादात की भेंट मत चढ़ाएं और इलेक्शन को टाइम पे करवाएं। और यही बात हम देख रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसको सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये अब सिर्फ एक सियासी मामला नहीं है। इससे हमारे सियासी मामला अफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि सफारती सतह पर भी ये हमारे ताल्लुकात के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो इसका फैसला बहुत ही सोच समझ कर करना होगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। और अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कुछ मुतालबात कर रहे हैं, कुछ सवालात उठा रहे हैं रियासती इदारों के साथ, उस पर बात करते हैं। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात हो रही थी। वो कहते हैं कि बाजौड़ हमला रियासती जो इदारे हैं उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं वो कहाँ थी? क्या ये कोई साजिश हो रही है कि हमारी जमात का राब्ता हमारी आवाम के साथ मुनक़ता करवाया जा रहा है? असल बात क्या है? मैं चाहूँगी मिस सना आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। देखें, रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी बिल्कुल बनती है। हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है वो आइन भी करता है और उसको जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी ये कसम खाते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और हमें एक राइट टू लिव देंगे। तो ये राइट्स तो वैसे ही कोई नहीं हमें देता। लेकिन ये जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमें पता है कि ये ANP के साथ भी ये मामला हो चुका है। जिस तरह ANP ने अपनी सियासत की, जितनी कुर्बानियाँ, जितनी शहादतें उन्होंने दी खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बावजूद उनको इलेक्शन के रिजल्ट किस तरह मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 साला हुकूमत कायम की गई। लेकिन देखिए, ये रियासती कमज़ोरी है या सीना जोरी है या कोई और ये सीना जोरी कर रहा है। और ये जो मामलात हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस वक्त आपको पता है कि ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है जिसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है। TTP वहाँ पर एक्टिव है। आपके अफगानिस्तान के साथ मामला जो है, अफगान तालिबान आपको कहते रह गए, गारंटीज देते रह गए कि हम आप अपनी सरहदें नहीं यूज़ करने देंगे या अपनी हम जगह यूज़ नहीं करने देंगे किसी भी मुल्क में टेररिज्म फैलाने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी बात पर कितना अमल किया। जो हमें ये राग लापते रहे कि 40,000 लोगों को हमने रीसेटल कर लिया, अब उसमें से 40,000 लोग जो रीसेटल हुए वो कहाँ हैं, क्या उन्होंने किया, उन्होंने क्या बात शुरू की। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स जो हैं, जो इन ग्रुप्स को लीड कर रहे होते हैं ऑन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल और उससे भी छोटे लेवल पर, वो बहुत सारे मारे भी गए हैं। तो उसमें यह है कि दे आर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन्स। तो इसलिए उनका बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे लोगों के जो सरदार होते हैं, जो कि अमायदीन से बात कर सकते हैं, जो आपको इंगेज कर सकते हैं पॉलिटिकली, वो मिसिंग है। तो दे आर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन्स। और बहुत सारे जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को वो बहुत टारगेटेड ऑपरेशंस करते हैं, पुलिस के इंस्टॉलेशंस को। आपके अब ये JUIFA के मामले में हुआ है, जोब में हुआ था जब जमात इस्लामी के जो लीडर हैं उनके ऊपर भी हमला होने की कोशिश हुई थी। तो ये तमाम सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन ये कहना कि ये एक बिल्कुल साजिश है या सोची समझी स्कीम है कि JUIFA को अलहदा करना है, मेरा ख्याल है ये कहना गलत होगा। JUIFA एक वैसे
वैसे भी कंजर्वेटिव पार्टी है जो स्टेट में और पॉलिटिक्स में अब है, लेकिन इसका ये भी नहीं हो सकता कि हम इदारों को कहें कि आपने बिल्कुल ठीक काम किया है। वाकई हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, मतलब आपके आज बैठ के जो रियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त, वो आपको बैठ के बता रहे हैं कि जमान पार्क के बाहर जो आदमी था जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आपने उसको छोड़ दिया, जो तालिबान के साथ राइट हैंड था, उसके बाद वो जमान पार्क की हिफाजत कर रहा था और उसके तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों से मिलते हैं। तो मुझे बता दीजिए हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कनेक्ट द डॉट्स? अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर है वो कहां है? वो शख्सियत कौन है जो जमान पाक के बाहर से गिरफ्तार हुए हैं, वो इस वक्त कहां है? उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई चल रही है? और उसके बाद हमने देखा एहसानुल्लाह एहसान भी, आपको पता है, मुल्क से बाहर चला जाता है, वो भी, उसको भी प्रोटोकॉल मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है रियासती इदारों पर जिम्मेदारी आयद करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको इल्जाम देना कि वो कुछ कर नहीं रहे, ये भी गलत है, क्योंकि वो बहुत शहादतें उनके यहां भी हो रही हैं। हम तो अब JUIFA की बात करें, रोज हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं किसी इलाके में हमारे जो जवान है वो शहीद हुए हैं। तो ये सिर्फ SHOs नहीं शहीद हो रहे, सिर्फ ये JUIFA के लीडर्स नहीं शहीद हो रहे, हमारे जवान भी रोज IGFC के इदारे हो, FC के इदारे हो, आपकी कांस्टेबल्स हो, आपकी पुलिस हो, आपके सरकारी मुलाजमीन हो, आपकी फौजी जवान हो, सब अपनी शहादतें नोश कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क को महफूज बनाया जा सके। लेकिन अगर ये मामला कनेक्टिंग डॉट्स का अगर ये अब तक नहीं किया गया तो आई डोंट नो किस चीज का इंतजार है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और इसको हम किसी भी तरह इस एलिमेंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह पाक फौज और हमारे जवान हमारे मुल्क के हवाले से जो एक्टिव हैं उसको जिस तरह से हमें हिफाजत दे रहे हैं और जिस तरह अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, ये बात तो काबिल तहसीन है। लेकिन मौलाना साहब का जो शिकवा है वो भी बजा है। वो कहते हैं कि क्या यहाँ पर हमसे सिर्फ टैक्सेस ही लिए जाएंगे, हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती? तो आप क्या कहते हैं नवीद चौधरी साहब, कहीं इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं कर रहे मौलाना साहब? नहीं, इसमें 3 एंगल हैं। मौलाना साहब के तमाम शिकवे 100% दुरुस्त हैं। पहली बात तो ये है कि जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ और TTP का ख़ात्मा किया गया साने APS के बाद, तो बहुत मेहनत की गई थी। उसमें बहुत सारे बेगुनाह भी मारे गए, मेरे ज़ाती इल्म में, जिसे हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज, वो भी हुआ और इन्हीं लोगों ने भुगता। मौलाना फजलुर रहमान का कसूर ये है कि उनकी जमात, जो उनका मसलक है, उसके जो लोग हैं वो जहाद के बहुत ज़्यादा हामी हैं, जहाद करते रहे हैं, कश्मीर में भी और अफगानिस्तान में भी, कोई राज नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान इस चीज़ के बिल्कुल हामी नहीं है। JUI की अपनी जो आइडियालॉजी है उसमें जहाद नहीं है। वो कहते हैं गन नहीं उठानी, हमने कहीं नहीं जाना। उसके नतीजे में हमने देखा कि माजी में भी मौलाना फजलुर रहमान पर हमले हुए, खुदकुश। मौलाना हसन जान को पेशावर से उठा के शहीद किया गया, उन्होंने अपने उस्तादों को नहीं छोड़ा TTP वालों ने। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मौलाना फजलुर रहमान CPAC के सबसे बड़े वकील बनकर सामने आए उस बेल्ट में जो ट्रबल्ड एरिया था, KPK के अंदर और बलोचिस्तान में भी सारा मामला। और बार बार इन्होंने कहा कि हम चीन की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने बयान दिए उन ममालिक के खिलाफ जो CPAC को रोकना चाहते थे, नाम लेकर इन्होंने बयान दिए। एक ये पहलू है इसका। और अब हमारी जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ये कहा जाता है कि TTP के लोगों को अफगानिस्तान से यहाँ लाकर बसाने की पॉलिसी गलत थी, तो अब पीछे क्या रह गया? लेकिन बात क्या है, मौलाना की बात 100% दुरुस्त है। वो कहते हैं कि भाई मैं तो टैक्स भी दे रहा हूँ, मैं तो आपके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ, रियासत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिल रही? और अगर ये लोग TTP के आगे थे तो इनके लेके कौन आया है? जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामे में एक और जिक्र आ गया कि ये गलती थी और ये की गई, और उसके नतीजे में देखें ऑपरेशन करके ख़त्म करना बड़ा मुश्किल और तवील अमल है। जब आप दोबारा उनको ला के बसा देंगे और फिर उनके पास जदीद तरीन असला है, ये भी हमें फौजी हल्कों से पता चला कि उनके पास जदीद तरीन अमरीकी हथियार है। ये अब दाइश यहाँ मौजूद है या TTP मौजूद है या ये सारे साए हैं। बुनियादी तौर पर इन सब के पीछे एक देव है जो चाहता है कि CPAC को मुतासर किया जाए। पाकिस्तान की सारी सियासत पोस्ट 2011 यानी कि CPAC शुरू होने से पहले की जो सियासत है वो चली CPAC के गिर्द रही है। तो ये वो अनासर हैं और ये हमला कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के गिले जायज़ हैं। मैं बतौर शहरी तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनको भी चाहिए कि अब चूँकि मामला बिगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का, तो आपके जो आइंदा जलसे होंगे, रैलियाँ होंगी, वहाँ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट आप सख्त करें। आपने लाखों के इज्तिमात इस्लामाबाद में किए हैं, सिक्योरिटी टाइट थी, शुक्र है वहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन अब ये हमले हो रहे हैं तो आप तो की जाती है कि आप रियासत के साथ खड़े होंगे और उस पर काबू पाएंगे। लेकिन नवीद चौधरी साहब, हम ये भी तो देखें ना कि अब तो हमारा विजन क्लियर है। वी हैव टू कंप्लीट दिस CPAC
इन द टाइम, और उसको सबोटाज करने के लिए जो भी इस तरह के अगर वाक़यात या सानेहात पेश आ रहे हैं तो फिर उसको किस तरह से काउंटर करना है, दिस इज़ अगेन द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जावेद साहब, आपने भी देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया अफ़गानिस्तान को कि जो अमन है उसको बरकरार रखें, रीजनल पीस और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ये काम नहीं करते तो ये काम पाकिस्तान भी कर सकता है। देखो, इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से बनानी पड़ेगी। ये जो शॉर्ट टर्म हम चलते हैं ना कि 3 साल पहले कुछ और फॉरेन पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान के साथ और आज कुछ और है, तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक़ है, उनका गिला सबसे पहले अपने समधी से होना चाहिए जो गवर्नर KPK हैं। दूसरा गिला KPK के चीफ मिनिस्टर से होना चाहिए जो उनके अलायंस हुकूमत से हैं, और तीसरा उन वुज़रा से हैं जो इनकी पार्टी थे। तो पहला गिला तो उनका जायज़ हो गया, अब आ जाए दूसरा गिला। देखें, बात यह है कि जो लोग ये करवाने वाले हैं वो ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं तो उधर से उनको 3 जगह से सपोर्ट मिल रही है। ऑब्जेक्टिव उनका डेफिनेटली पाकिस्तान और इस रीजन को स्ट्रेटजिकली आपने टेरराइज करके डिसऑर्डर करना है कि ताकि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं पूरे रीजन के उनको सबोटाज कर सके, ये ऑब्जेक्टिव है। तो उधर से ऑपरेट होते हैं, कहाँ से सपोर्ट मिलती है? दाइश से, ISIS से, या तीसरी सपोर्ट उनको तालिबान से मिल सकती है, जो कि मैं समझता हूँ नहीं मिल रही है। और उनको सपोर्ट दाइश को और ISIS को मिल रही है रा से या अमेरिका से, जो इस रीजन को डिसऑर्डर कर रहे हैं, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे ये वो मसला है जिसकी हमें लॉन्ग टर्म फॉरेन और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने पड़ेगी। हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? जिसमें हमारी फौज भी शामिल है, उसमें हमारी FC भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी शामिल है, इंटेलिजेंस भी शामिल है, और उससे बढ़ के अवाम भी शामिल है। हमें इन तमाम को ऑन बोर्ड करके जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान बना था उसके मुताबिक चलना चाहिए, और हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए कि बॉर्डर को कैसे सिक्योर करना है, रिफ्यूजीज को कैसे हमने हैंडल करना है, जो 30 से 50 हज़ार आ रहे हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं उन पे इंटेलिजेंस के जरिए कैसे ऑपरेशन करने हैं, और जहां जहां से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उनको कैसे सबोटाज करना, और उससे भी बढ़ के जो हमारे सॉफ्ट टारगेट और हार्ड टारगेट हैं उनको कैसे सिक्योर करना है। और ये अगर पॉलिसी नहीं होगी तो इस तरह के हादसात होते रहेंगे। कटिंग इट शॉर्ट एक्शन प्लान जिसे ड्राफ्ट किया गया था उस पर अगर अमल दरामद करवा लिया जाए तो फिर ये जो मामलात हैं, जो सानेहात हैं, इनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान की अब माशी समत दुरुस्त हो चुकी है तो उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के अनासर एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं, तो स्टेट को इसको कंट्रोल करना होगा। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि किस तरह आवाम के ऊपर पेट्रोलियम बम गिराया गया है। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार गुज़श्ता रात मतलब काफ़ी देर तक पेट्रोलियम की कीमतों पर काम करते रहे और आखिरकार फ़ैसला ये किया गया कि इन कीमतों को बढ़ा दिया जाए। तो सारी रात काम क्या किया जब उसके ऊपर आपने यही नहीं फ़ैसला किया कि आवाम को फैसिलिटेट किस तरह करना है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि हमारी IMF के साथ डील है, हमारे ऊपर इम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, लेकिन हम आवाम को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे इन तमाम शराइत को सामने रखते हुए? सवाल मेरा ये है जावेद साहब आपसे। पहला काम तो ये करें, खुदा का वास्ता इस कौम से झूठ बोलना बंद कर दें। ये जो आपने झूठ मार मार के इस कौम का और इस मीशत का बेड़ा गर्क किया है, खुदा का वास्ता ये झूठ बोलना बंद कर दें। कौम से अब सच बोलना शुरू करते हैं। आप महंगाई मुकाने आए थे, आपने इस महंगाई के बमों से इस कौम को और इस मुल्क को मुकाने का तहिया किया हुआ है। कभी आप पेट्रोल बम फेंकते हैं, कभी आटे का बम फेंकते हैं, 45 रुपए से 190 रुपए kg पे ले गए। कभी आप चीनी का बम फेंकते हैं, 85 रुपए से उठा के 150 रुपए पे ले गए। कभी आप बिजली का बम फेंकते हैं, 22 रुपए से उठा के 50 रुपए। IMF की मजबूरी है, PTI गलत कर गई, आपको पता था इन चीज़ों का, फिर आपने आकर 3 महीने डिले क्यों किया? IMF जब दोबारा मिफ्ता ने ट्रैक पे चढ़ा दिया, फिर जनाब साहब आ गए, डार साहब ये तशरीफ लाए रिश्तेदारी के चक्कर में, 8-9 महीने फिर IMF को आंखें दिखाते रहे। किधर गई आपकी आंखें? काश वो 8 महीने पहले अगर IMF के साथ डील करते तो आज ये हाल ना होता पाकिस्तान। बातें तो और भी बुनियादी तौर पे श्रीलंका बनाना अब मजबूरी है, ये सब मजबूरी है।
अब मजबूरी इसलिए, जो हम पहले बात कर रहे थे, इनको पता आगे इलेक्शन नहीं आ रहा है, ये मजबूरी है इसलिए किया इन्होंने, वरना इन्होंने तो इस कौम की मईशत को उस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज गरीब को इस चीज का एहसास हो गया कि मैं इस मुल्क के अंदर मेरे से कमतर इंसान कोई नहीं है। इस पूरे रीजन में पिछले 1 साल से रिकॉर्ड महंगाई चल रही है, 30% से ऊपर, और अब जाकर 29% पे हुई है। सही। इससे ज्यादा डायलेमा आप इस कौम से बदला क्या लेंगे? और आखिरी बात यह है कि इनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, ना डार साहब के, ना शहबाज साहब के, ना किसी के भी। इन सब के इंटरेस्ट बाहर हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई 2800, 2900, पेट्रोल 300, 400, इनको सिर्फ इक़्तिदार से इंटरेस्ट है, इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। मुयस्सर नहीं है। लेकिन मिस सना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जाते जाते तकरीबन 20 रुपए का इजाफा कर देना, ये कोई दानिशमंदी थी या इसके पीछे क्या कोई रीजन है, वो समझा दें। देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो 20 रुपए बढ़ाकर अपना कोई फ़ायदा कर रहे हैं, अपना नुकसान ही कर रहे हैं। ज़ाहिर है सियासी तौर पर भी उनको नुकसान हो रहा है, लोगों की दुआएं भी उनको लग रही हैं, लोगों की हाय भी उनको लग रही हैं, लोग उनको बददुआएं भी दे रहे हैं, लोग झोलियाँ फैला फैला के उनको बुरा भला भी कह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमारे मामलात इस तरह दुआओं और बददुआओं से तो चलते नहीं हैं। हमने बड़ी कोशिश की है इस मुल्क को दम दुरूद पर चलाने की, लेकिन वो हुआ नहीं, हो ना पाया। तो इसलिए मामलात, अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ना डार साहब के पास थी ना मिफ्ता साहब के पास थी। ऐसा तो नहीं है कि मिफ्ता साहब ने यहाँ पे, बस मिफ्ता साहब जब थे तब भी इतना ही क्रिटिसिज्म हो रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, डार साहब को ले आए, डार साहब बेहतर कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है इस बहस से हमें निकलना चाहिए कि मिफ्ता साहब क्या कर लेते, कौन सी दूध की नहरें बह जाती हैं अगर वो टिक जाते, और डार साहब के आने से क्या मामलात ख़राब हो गए हैं जो पहले ख़राब नहीं थे। मेरा ख्याल है मज़ीद इस पर बात करने या बहस करने की फ़ायदा नहीं है। दोनों ही मेरा ख्याल है ना अहल थे इस जॉब के लिए, और दोनों ही इस मामले को नहीं निपटा सके, क्योंकि मामला कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। अब इसमें इतना एक्सेस बैगेज है, इतना ज़्यादा इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इस मामले को, क्योंकि आपने कभी किसी हुकूमत को चलने ही नहीं दिया। अगर आप सिस्टम्स बनाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे, टैक्सेस की मद में कीमतें बढ़ाएंगे, उसका टैक्सेस लेंगे, गरीब को थोड़ा सा इस्तेहकाम देंगे, उसको मिडिल क्लास को पनपने देंगे, तो ही ये मुल्क चलेगा। लेकिन इस मुल्क में हम हमेशा 2 मिनट बाद ब्रेक लगा देते हैं। अशराफिया को कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब मिल रहे हैं, 25 यूनिवर्सिटीज एक ही दिन में साइन हो जाती हैं पंजाब के लिए, लेकिन बाकी किसी सूबे का पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए इस मुल्क में जब तक अशराफिया को हम सेटिस्फाई करते रहेंगे, जब तक उनको टैक्स में इवेसिवनेस दिखाते रहेंगे, उनको टैक्स में बेस पे नहीं लेकर आएंगे, टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, हमारे मुल्क में यही एहसास चलते रहेंगे। और जाहिर है कि इस वक्त इन्होंने सोच लिया कि ना इलेक्शंस होंगे, ना राधा नाचेगी, ना तेल बहेगा, ना कुछ होगा, हम बैठ के देखेंगे। 20 रुपए बढ़ाएं, 10 रुपए बढ़ाएं। वो एक हातिम ताई थे जिन्होंने 10 रुपए कम कर दिए थे, चले गए, उन्होंने क्या मतलब फायदा, और दूध की नहरें खोद दी इस मुल्क में। और ये जो 20 रुपए बढ़ा के जा रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। मेरा ख्याल है ये इस मुल्क को ये अब फाइनली सोच लेना चाहिए कि किसको वोट दे और किसको ना दे, क्योंकि यहाँ पर अगर फैसले किसी और ने करने तो फिर आवाम का इसमें ये जो फैसला रात गए सामने आया है, ठीक है, अगर ये हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से होता तो फिर हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से इसके ऊपर ये बात सामने ना रखी जाती कि इस इजाफे को वापस लें। ये बात भी समझ नहीं आ रही, शायद ये इत्तेहाद एक पेज पर नहीं है या वजह क्या है। लेकिन दूसरी तरफ सिराजुल हक साहब की एक ख्वाहिश भी है, और वो ख्वाहिश ये है कि इसमें 100 रुपये कमी कर दी जाए। नवीद चौधरी साहब, क्या लगता है आपको? देखें, ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्लियर कर लें कि जब मुआहदा तोड़ा जाता है किसी भी आलमी मालियाती इदारे के साथ, तो आप हुकूमत को मुर्दे-ए-निज़ाम नहीं ठहराते, आलमी मालियाती इदारे वो रियासत को मुर्दे-ए-निज़ाम ठहराते हैं। नंबर 1 तो मुआहदा तोड़ के जाने से पहले मसूफ जो, अच्छा, अब एक मामला ये हो गया। दूसरा मामला ये हो गया कि IMF से जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि वो मिफ्ता ने कर लेना था सारी सख्ती करके? वो नहीं हो रहा था, उसमें सुपर पावर मुलव्वस थी, सीधी सीधी बात है। जब उसको आपने राम कर लिया तो ये मुआहदा हो गया, एक गेम ये भी ख़त्म हो गई। ये भी तसर गलत है। इसहाक डार के दावे यकीनन वो गलत निकले हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। वो कहते थे कि माजी में मैंने चूँकि रेट कम कराए हैं या नरम कराई शराय तो करा लूँगा, उसमें हो रह गए। सिर्फ 2 बातें मुझे अर्ज़ करनी जी। देखिए, सिंपल बात है, पेट्रोल कैसे महंगा हुआ, आपका IMF से मुआहदा लेवी के तक है, क्लियर है ना, मैं बात नहीं करता, उस पर छोड़ दें। आगे है इंटरनेशनल रेट। आलमी मार्केट में जब रेट बढ़ेगा आपका बढ़ जाएगा। डॉलर की जब कीमत पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगी तो आपने पेमेंट डॉलर में करनी है। जुलाई में 15 जुलाई को जो रेट है पेट्रोल का वो है 89.14% पर डॉलर। अब कितना है? 97.39 डॉलर। डीजल कितने का था जी?
15 जुलाई को है $96 का सिर्फ, और अब है $111.46 का। एक तो ये इम्पैक्ट आ गया। फिर बाज़ दोस्त एतराज़ करते हैं जी बड़ा शोरूम चाहिए जी, रूस रूस रूस। सिर्फ मैं आवाम की नॉलेज के लिए, देखिए 9 मिलियन टन तेल की खपत है हमारे यहाँ, अभी 1 लाख टन आ रहा है। उसका इम्पैक्ट तब आना है, ये कह रहे हैं 100 रुपये बच रहा है, सिर्फ 100 रुपये बच रहा है। भाई 10-15 रुपये भी बच सकता है, 20 ही बच सकता है, लेकिन कम से कम 1.2 मिलियन टन जब रूस से तेल आना शुरू हो जाएगा तो फिर उसका इम्पैक्ट भी आ जाएगा। तो ये एक पहलू है। तो मायदा तो आलमी है, उसे आप तोड़ ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आपका नवीद साहब। जावेद साहब, ना बात यही है कि एक डील जो हम IMF के साथ तय कर चुके हैं उससे हम मुनहरफ नहीं हो सकते, उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पर पड़ेगा। और अगर हम इसको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं तो मुल्क की मईशत की जो समत है वो दुरुस्त हो जाएगी और पाकिस्तान जिस तनज़्ज़ुली का शिकार है उससे बाहर निकल कर आ सकता है। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।